चलिए आज बात करते हैं भारतीय इतिहास के एक ऐसे दौर की जिसने लगभग 320 सालों तक इस उपमहाद्वीप की शक्ल को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, ये कहानी है दिल्ली सल्तनत की, जब तुर्की सुल्तानों ने यहाँ एक नए साम्राज्य की नींव रखी। तो जरा इस दौर की विशालता को समझिए। साल 1206 से लेकर 1526 तक, यानी 300 साल से भी ज्यादा, दिल्ली सत्ता का वो केंद्र बनी जहां से एक के बाद एक 5 राजवंशों ने शासन किया। और अपने चरम पर यह सल्तनत एक बहुत बड़े इलाके में फैली हुई थी। ये वो 5 राजवंश हैं जिनके सफर को हम आज देखने वाले हैं। शुरुआत हुई गुलाम वंश से, जिसे ममलूक भी कहते हैं। फिर आए खिलजी, उनके बाद तुगलक, फिर सैयद और आखिर में लोधी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले वंश से। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये शुरू होती है ममलूकों से। अब ये ममलूक कौन थे? इन्हें गुलाम राजा भी कहा जाता है, क्योंकि ये वो तुर्क सैनिक थे जो थे तो गुलाम, पर अपनी काबिलियत के दम पर सुल्तान के ओहदे तक जा पहुंचे और सल्तनत की नींव रखी। और इस कहानी का पहला किरदार था कुतुबुद्दीन ऐबक। सोचकर देखिए, एक गुलाम जो अपनी बहादुरी और वफादारी से सेना में एक बड़े पद तक पहुंचता है और आखिरकार दिल्ली का पहला सुल्तान बनता है। इसी वजह से इस वंश का नाम गुलाम वंश पड़ा। लेकिन देखिए, अगर ऐबक ने नींव रखी थी तो सल्तनत की असली इमारत किसी और ने खड़ी की, और वो थे इल्तुतमिश। उन्होंने ही राजधानी को लाहौर से दिल्ली बनाया, जो एक बड़ा फैसला था। इतना ही नहीं, उन्होंने सल्तनत को मंगोलों के भयानक खतरे से बचाया, अपने सिक्के चलाए, चांदी का टका और तांबे का जीतल, और प्रशासन का एक पूरा ढांचा तैयार किया जिसे इक्ता सिस्टम कहते हैं। इल्तुतमिश ने एक और काम किया। उन्होंने 40 वफादार तुर्की अमीरों का एक गुट बनाया, जिसे तुर्कान-ए-चिहलगानी या चालीसा कहा गया। मकसद तो ये था कि ये सुल्तान की मदद करेंगे, पर हुआ ये कि ये लोग इतने ताकतवर हो गए कि खुद ही किंग मेकर बन बैठे। मतलब अब सुल्तान कौन बनेगा ये भी वही तय करने लगे। और फिर इल्तुतमिश ने वो किया जो उस जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने अपने बेटों को छोड़कर अपनी बेटी रजिया को अपना वारिस चुना। रजिया सुल्तान का तख्त पर बैठना उस दौर के लिए एक बहुत ही बड़ी और क्रांतिकारी घटना थी। रजिया के बाद आए गुलाम वंश के एक और ताकतवर सुल्तान, बलबन। बलबन का फलसफा बिल्कुल साफ था। राजा मतलब पूरी ताकत। उन्होंने सुल्तान के पद की इज्जत और खौफ को दोबारा स्थापित करने के लिए लॉ और रक्त की नीति अपनाई, और उन्हीं अमीरों की ताकत को कुचल दिया जो किंग मेकर बन गए थे। गुलाम वंश के बाद सल्तनत एक नए दौर में दाखिल होती है। ये दौर था खिलजी राजवंश का, और इसी दौर में दिल्ली सल्तनत ताकत के मामले में अपने शिखर पर पहुंची। और इस वंश का सबसे बड़ा नाम था अलाउद्दीन खिलजी, एक ऐसा शासक जो जितना बेरहम था उतना ही काबिल भी। उसने एक तरफ तो जबरदस्त सैनिक अभियान चलाकर सल्तनत का विस्तार किया, तो दूसरी तरफ ऐसे आर्थिक सुधार किए जो पहले कभी नहीं हुए थे। अलाउद्दीन को ये बात अच्छी तरह पता थी कि असली खतरा उसके अपने अमीर हैं, तो उसने एक एक करके उनकी ताकत की कमर तोड़ दी। उनकी सारी फालतू जमीनें और दौलत छीन ली। एक जबरदस्त जासूसी सिस्टम बनाया ताकि हर किसी पर नजर रखी जा सके। शराब पीने और पार्टियां करने पर पाबंदी लगा दी। यहाँ तक कि अमीरों को आपस में शादी करने के लिए भी सुल्तान से इजाजत लेनी पड़ती थी। अब सवाल ये उठता है कि अलाउद्दीन ने बाजार पर इतनी सख्ती क्यों की? वजह बिल्कुल सीधी थी, एक विशाल सेना को कम खर्चे पर बनाए रखना। उसने सुई से लेकर घोड़े तक हर चीज की कीमत तय कर दी, अलग अलग बाजार बनवाए और उन पर निगरानी के लिए अफसर बिठा दिए। मकसद ये था कि सैनिकों को कम सैलरी में भी अच्छा जीवन मिल सके। खिलजियों के बाद अब आते हैं सल्तनत के सबसे दिलचस्प और शायद सबसे अनोखे दौर पर, तुगलक राजवंश। ये दौर था बड़े बड़े महत्वाकांक्षी प्रयोगों का, जो अक्सर नाकामयाब रहे। तुगलक वंश मतलब दो बिल्कुल अलग सोच वाले सुल्तानों की कहानी। एक तरफ थे मोहम्मद बिन तुगलक, बहुत पढ़े लिखे, बहुत बुद्धिमान, लेकिन उनके बड़े बड़े आइडियाज, जैसे दिल्ली से राजधानी बदलकर दौलताबाद ले जाना या सांकेतिक सिक्के चलाना, बुरी तरह फेल हो गए। दूसरी तरफ थे उनके बाद आए फिरोज शाह तुगलक, जिन्होंने नए इलाके जीतने की जगह नहरें, अस्पताल और शहर बनवाने पर ध्यान दिया। तुगलकों के बाद सल्तनत का सुनहरा दौर खत्म होने लगा। अब हम देखेंगे कि कैसे आखिरी दो राजवंशों, सैयद और लोधी के समय में ये महान साम्राज्य धीरे धीरे बिखरता चला गया।
तो आखिर इतनी बड़ी सल्तनत बिखरी कैसे? देखिए, इसकी कई वजह थी। केंद्र में कोई ताकतवर सुल्तान नहीं रहा। फिर 1398 में तैमूर ने दिल्ली पर हमला करके उसे पूरी तरह तबाह कर दिया। कई छोटे छोटे राज्य आज़ाद हो गए और जो लोधी शासक थे वो अपने ही अफगान सरदारों से लड़ते रहे। और फिर इस कमज़ोर हो चुकी सल्तनत पर आखिरी वार किया बाबर ने 1526 में। लेकिन क्या सल्तनत के खत्म होने से उसकी कहानी भी खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। असल में उसका असर इतना गहरा था कि वो आज भी हमारे प्रशासन, समाज और संस्कृति में महसूस होता है। चलिए देखते हैं कैसे। सल्तनत ने एक बहुत ही व्यवस्थित प्रशासनिक ढांचा तैयार किया था। आप देख सकते हैं, वित्त के लिए अलग विभाग, सेना के लिए अलग, धार्मिक मामलों और सरकारी लिखा-पढ़ी के लिए अलग। ये सिस्टम इतना कारगर था कि आगे चलकर मुगलों ने भी इसी को अपनी नींव बनाया। और इस पूरे सिस्टम की जान थी इक्ता प्रणाली। ये एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम था। इसमें बड़े अधिकारियों को सैलरी की जगह जमीन का एक टुकड़ा यानी इक्ता दे दिया जाता था। वो उस जमीन से टैक्स वसूलते थे, अपनी सेना और अपना खर्च चलाते थे, और जो पैसा बचता था वो सुल्तान को भेज देते थे। लेकिन शायद सल्तनत की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत देन थी एक नई मिली-जुली संस्कृति, जिसे हम इंडो इस्लामिक कल्चर कहते हैं। आर्किटेक्चर में भारतीय और तुर्की स्टाइल मिलकर एक नया रूप बनाते हैं, जैसे कुतुब मीनार। अमीर खुसरो जैसे महान कलाकार हमें कव्वाली और सितार जैसे तोहफे देते हैं। और साहित्य में भी एक नई भारतीय फारसी शैली जन्म लेती है। तो आखिर में सवाल यही है, 320 सालों के इस लंबे सफ़र की सबसे बड़ी विरासत क्या है? क्या वो प्रशासनिक ढांचा है जो आज भी हमारे सिस्टम का हिस्सा है, या फिर वो कला, संगीत और वास्तुकला है जो आज भी हमारी पहचान है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।